कॉस्ट फंक्शन, हेडिंग डालो कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन को यूजुअली कैपिटल सी या फिर सी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी या फिर सी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको टीसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और एक्स जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन का प्रोडक्शन करता हूं, मैं पेन बनाने की एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो पेन बनाने की फैक्ट्री में एक्स जो है नंबर ऑफ पेन्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, वो एक्चुअल में उसके क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर एक पेन बनाने की मुझे कॉस्टिंग 4 रुपीज आती है, तो 100 पेन बनाने में मुझे कितने खर्चे लगेंगे? 400 लगेंगे। समझ में आई ये चीज? और अगर 1000 पेन बनाना है तो कितनी कॉस्टिंग होगी? 4000। क्लियर हुआ ये चीज? ये जो कॉस्टिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर ये चीज? फॉर एग्जाम्पल वो फैक्ट्री में मुझे एक मैन पावर की जरूरत है, एक आदमी चाहिए बनाने के लिए, मशीन ऑपरेट करने के लिए। उस एम्प्लॉय को मैं 10,000 पर मंथ सैलरी देता हूं, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई भी पेन का प्रोडक्शन नहीं करूंगा तब भी मैं उसको उतनी ही सैलरी दूंगा, और अगर पेन का प्रोडक्शन करूंगा तब भी मैं उतनी ही सैलरी दूंगा। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब वो जो कॉस्ट है मेरा 10,000, जो उसकी सैलरी है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है जो होना ही है, चाहे मैं प्रोडक्शन जीरो करूं या चाहे प्रोडक्शन जितना भी करूं। क्लियर हुआ ये चीज? तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है या कॉस्ट फंक्शन है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर ये चीज? तो यहां पर उसका जो फॉर्मूला होगा वो उसको इस तरह से लिखेंगे, सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, ठीक है। टीएफसी का मतलब है टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टीवीसी का मतलब है टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये चीज सबको क्लियर? ये वर्ड्स में, स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन में रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना डिमांड फंक्शन। सेकंड पॉइंट है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, ये सब चीजें कॉमर्स में नोन है क्या तुम लोगों को पहले से? अच्छा ऐसा क्या, तो फास्ट कर सकता हूं ना मैं। ओके, डिमांड फंक्शन, इसको यूजुअली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये बोला जाता है अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। क्लियर ये चीज? तो पी यहां पर प्राइस है, एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? फिर उसके थर्ड पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ऑफ एक्स से, या फिर सिंपली आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो पी इंटू एक्स, इससे रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन को हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सो इट इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट के बाद आपका आपका रेवेन्यू पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी, आपका प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, या प्रॉफिट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो रेवेन्यू फंक्शन को हम सिंपली ये बोल सकते हैं, पी ऑफ एक्स प्रॉफिट जीरो होगा, या फिर आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो, या फिर रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन बोथ आर इक्वल। तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी से आप पहले से ही फेमिलियर हो गया। तो हम आगे करें, क्वेश्चन स्टार्ट फिर।
एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जो पी जो प्राइस है ना, मतलब वो एक्स का एक फंक्शन, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। मान लो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर x, तो हो सकता है वो प्राइस जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये एक्चुअल में ना क्या है, जो प्राइस है मैं ये बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। प्राइस जो है ना वो एक्स एक्स मतलब डिमांड है, वो रिलेटेड है एक दूसरे से। अब वो किसी फंक्शन के फॉर्म में होगी। अब फंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकता है वो क्यूबिक के फॉर्म में होगा, हो सकता है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, हो सकता है जो प्राइस पर यूनिट है वो 1/x के इक्वल होगा, या हो सकता है प्राइस पर यूनिट 1/x² के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सेम, हाँ मतलब वही चीज है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं सीधा हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना जल्दी से अपने बुक में, आप लोगों की जो बुक है उसी से मैं 2-4 क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आईएससी वाले जो क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 26A का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना। 26A का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये आईएससी 2006 में आया हुआ था, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। A television manufacturer finds that the total cost of producing and marketing X television sets is C of X is equals to C of X is equals to 250x square plus 3250x प्लस 10,000। ठीक है, वो 325 नहीं 3250 है, इसीलिए बोल रहा था करेक्शन है उसमें कर लेना। ठीक है, 3250x प्लस 10,000। तो ये जो आपको गिवन है, ये क्या गिवन है, कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹6500। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹6,500। मतलब जब सेल कर रहे हैं तो पर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 6500। क्लियर ये चीज? आगे लिखा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर कैलकुलेट करना है। कॉस्ट फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू, हाँ, पी इंटू एक्स, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर ये चीज? तो प्राइस पर यूनिट कितना गिवन है, 6500, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, 6500x हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, आर एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स, जब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। सो सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स। क्लियर? दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 250x² प्लस 3250x प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 6500x। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? हमने रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर दिया। अब ये 6500x इधर पे जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 250x²। ये जब इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस 3250x, वही बचेगा। समझ में आई ये चीज? प्लस ये क्या हो जाएगा, 10,000, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सभी को मेरे ख्याल से 25 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, या 250 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 250 से डिवाइड कर सकते हैं। सारे नंबर्स 250 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 25 25 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 25 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 25 वन जा 7 और हाँ 13 टाइम्स हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, 25 फोर जा तो 40 आ जाएगा ना। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ ये चीज? अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट होगा,
8 5 8 5 40 करेक्ट. सो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब उसके कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 माइनस 5 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 8. दैट इज इक्वल्स टू 0. फर्दर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x. फर्स्ट वन इज 5 एंड सेकंड वन इज 8. करेक्ट. तो ये हो जाएंगे इसके दो ब्रेक इवन पॉइंट्स. ठीक है. यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी हमेशा और यूजुअली इंटीजर ही होगी, वो पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज x जो है नंबर ऑफ आउटपुट्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, ये नेगेटिव नहीं होगा. ओके. सबको क्लियर ये क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूं इसी के जस्ट एक क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है 2001 सीबीएसई में आया है, फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट. इसको हटा दो मैं. वेदांश बुक देख लेना एक बार. फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट ये हटा रहा हूं फिर मैं. वास्फा क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर. ओके. वेदांश नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट. ओके. सो यहां पर दो तरह के कॉस्ट आपको गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है ये? ₹18,000. और वेरिएबल कॉस्ट वीसी गिवन है. कितना है ये? 550. ₹550 पर यूनिट, एक यूनिट प्रोडक्शन का. तो x यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होगा? 550x होगा. क्लियर ये चीज. फिक्स्ड कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड नहीं है, वो फिक्स रहेगा. और वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होगा. क्लियर ये चीज. तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन c ऑफ x बनेगा, इट विल बी 18,000 प्लस 550x. क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ. अब आगे पढ़ना. क्वेश्चन क्या लिखा है? If the demand function is p of x is equals to 4,000 minus 150x. ठीक है. फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यू. तो ये डिमांड फंक्शन मतलब p की वैल्यू गिवन है, p इन टर्म्स ऑफ x गिवन है. ठीक है. या इसको आप p भी लिख सकते हो या p ऑफ x भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा. क्लियर ये चीज. अब डिमांड आपको दिया हुआ है, आपको रेवेन्यू निकालना है. तो रेवेन्यू मतलब कि r ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू p इंटू x. p प्राइस पर यूनिट बोलो या p डिमांड बोलो, दोनों चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. x जो है नंबर ऑफ यूनिट्स है. ठीक है. तो इससे x मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4,000x माइनस 150x स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू फंक्शन. क्लियर ये चीज. ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू, और ये हो गया कॉस्ट फंक्शन. अब क्या पूछा है क्वेश्चन में बताना? ब्रेक इवन वैल्यू. तो ब्रेक इवन वैल्यू में ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल. सो सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे? आर ऑफ एक्स. दोनों पार्ट्स को इक्वेट कर दो. तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1800 प्लस 550x इज इक्वल्स टू 4000x माइनस 150x स्क्वायर 1800. ठीक है. अब इसके बाद वही इधर उधर शिफ्टिंग करके सॉल्व करना है. फिर से जैसे ये वाले पूरे पार्ट को इधर शिफ्ट करोगे, फिर पूरा सेम वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लोगे, बन जाएगा ये क्वेश्चन. आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट देखना, एक क्वेश्चन मैंने और इसमें से सेलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 9 है आई थिंक आपके बुक में, जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो वो क्लैरिटी के लिए अच्छा है. देखो तन्मय, समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना. ओके. उसका रेट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है. कितना है सेलिंग प्राइस? ₹6 पर यूनिट. ठीक है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना हमको सोच समझ के करना पड़ेगा. देखो सबसे पहले प्राइस पर यूनिट लिख देता हूं. प्राइस पर यूनिट है ₹6. ठीक है. और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो ले रहे हैं, सपोज वो x यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. क्लियर ये चीज. तो जो रेवेन्यू होगा r ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू p इंटू x प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. सो r ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 6x. क्या यहां तक समझ में है? रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर सेलिंग. ठीक है. अब उसके बाद आगे इसने कुछ और स्टेटमेंट बोला, इसको फिर से पढ़ो एक बार.
25% of the total revenue. हाँ, तो रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो जो इसका वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको मैं वीसी या टीवीसी जो भी बोला जाए, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब कि आर ऑफ एक्स हमारा टोटल रेवेन्यू है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? 25% मतलब कितना होता है? 25 अपॉन 100, यही होता है। आर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 6x। क्लियर ये चीज? 25 वन जा, 25 फोर जा, 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 3x/2। दिस इज व्हाट योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे पढ़ना। क्वेश्चन क्या लिखा है? If the fixed cost for the product are rupees 4,500, 4500, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, टीएफसी। ठीक है। find the total revenue function, हम्म total cost function. अच्छा, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन चेक कर लो, दिया होगा देखो बुक में आंसर। टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स 6x है। हाँ, फिर क्या बोल रहा है? टोटल कॉस्ट फंक्शन पूछा है सेकंड पार्ट में। टोटल कॉस्ट फंक्शन मतलब कि सी ऑफ एक्स होता है। सी ऑफ एक्स किससे मिलता है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के एडिशन से। तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3x/2 प्लस 4500। ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर ये चीज? अभी थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बताओ जल्दी। प्रॉफिट फंक्शन। तो कैसे निकलता है प्रॉफिट तन में? प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस व्हाट? कॉस्ट। समझ में? आर माइनस सी। तो यहां पर रेवेन्यू कितना आया था हमारे पास? रेवेन्यू फंक्शन 6x माइनस कॉस्ट फंक्शन क्या है? ये वाला, तो माइनस 3x/2 माइनस 4500। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का। समझ में आया ये चीज सबको? ओके, नेक्स्ट बताना क्या लिखा है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करते हैं? आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स। क्लियर ये चीज? तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, आर ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स को। तो ये क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल्स टू 3x/2 प्लस 4500। यही होगा। इसको इधर शिफ्ट करो, सिंप्लीफाई करो, जो भी x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी x की वैल्यू? 1000। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 1000। ये हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? आगे पढ़ना क्या लिखा है? The number of units the company must sell to cover its fixed cost. अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए उसको कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, ये बताओ। हाँ हाँ, किसको? हम्म नहीं, एक मिनट ना। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना तो। The number of units the company must sell to cover its fixed cost. अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। ओके, इट मींस रेवेन्यू जो है वो 4500 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। सो आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4500। क्लियर ये चीज? रेवेन्यू फंक्शन हमारा क्या आया था? 6x, दैट इज इक्वल्स टू 4500। सो x इज इक्वल्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? 750 यूनिट्स। तो 750 यूनिट सेल करने पे उसका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? खत्म? तो हटा दो इसको पूरा में। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पे बाकी सारे तो सेम टाइप के क्वेश्चन से बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज पे। तो फिर से कुछ नोट करना टर्मिनोलॉजी। सबसे फर्स्ट है AFC। AFC का मतलब होता है एवरेज, एवरेज फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट। ये होता है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये कैसे निकलता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, TFC अपॉन एक्स। फिर नेक्स्ट आएगा AVC, दैट इज एवरेज वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट।
ये कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी अपॉन एक्स। क्लियर? अब जो टोटल कॉस्ट है, हमने ये देखा था टोटल कॉस्ट या कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली क्या होता था? टीएफसी प्लस टीवीसी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यही था। डिवाइडेड बाय एक्स कर दो, डिवाइडेड बाय एक्स कर दोगे तीनों में, तो ये जो बनेगा इसको बोलेंगे एसी, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन ये पूछा जाता है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो है, इट इज कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये भी आप इन सबसे फेमिलियर है, नोन है ये सारी चीजें। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट लिखना मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एमसी से, और एमसी इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स। कॉस्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उससे आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। क्लियर ये चीज? इसको भी नोट डाउन कर लो। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि अगर आप d बाय डी एक्स ऑफ एसी निकालते हैं। एसी क्या है आपका? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इससे निकलता है एवरेज कॉस्ट। इसको जब डिवाइड करोगे तो कौन सा रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव निकालने के लिए? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले क्या आता है? डिनोमिनेटर स्क्वायर। फिर क्या होगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो डी बाय डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ है ये चीज? माइनस न्यूमरेटर दैट इज सी ऑफ एक्स इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। क्लियर ये चीज? और ये हो जाएगा एक्स, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, माइनस सी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ यहां तक? होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर ना सबको? फिर उसके बाद फर्दर ध्यान देना, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एम सी अपॉन एक्स, ऐसे ही हो जाएगा, माइनस सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स। ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर जो है, क्योंकि इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स इंटू एक्स लिख दिया। अब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? सी एक्स अपॉन एक्स। क्या होता है ये? एसी, एवरेज कॉस्ट। तो यहां पर एम सी अपॉन एक्स माइनस ए सी अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? एम सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय एक्स। ये होता है आपका डी बाय डी एक्स ऑफ ए सी, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये डायरेक्टली इस तरीके से निकाला जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इस फाइनल कंक्लूजन के कुछ तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है, ठीक है, अगर MC इज इक्वल्स टू AC होगा, इसका मतलब क्या होगा? MC और AC अगर इक्वल्स होगा तो वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब D बाय डी एक्स ऑफ AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब AC क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी का भी डेरिवेटिव कब जीरो होता है? जब वो क्या होता है? कांस्टेंट। AC मतलब एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। नेक्स्ट अगर लिखेंगे, इफ MC इज ग्रेटर देन, इफ MC इज ग्रेटर देन AC, MC अगर AC से ग्रेटर है तो ये जो डेरिवेटिव है ये क्या आएगा? पॉजिटिव। D ऑफ dx, D बाय dx ऑफ AC, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर ये चीज? ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है? AC इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में? वो याद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो राइजिंग, स्लोप अगर नेगेटिव है तो फॉलिंग। तो यहाँ पर ये AC का स्लोप दे रहा है, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब AC क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, फिर उसका थर्ड क्या हो जाएगा कंक्लूजन? अगर MC इज लेस देन AC, इसका मतलब जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा DAC बाय DX, इट विल बी नेगेटिव। इट मींस AC विल बी फॉलिंग। मतलब AC क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब वो क्या होगा? एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है रिड्यूस होगा। क्लियर ये चीज? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर यूज होंगे।
एक और चीज यहां पर ऐड कर देता हूं, फिर हम आगे की 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, और वो है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू पता है क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से, एंड इट इज आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, रेवेन्यू फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ आउटपुट जो भी है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर, इट इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स, इससे निकलता है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। अब हम आगे की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इन पे बेस्ड डिस्कस करें आगे। चलो इसको हटा दो पूरा मैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाना, दिखाओ 1 मिनट। एक्सरसाइज में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स कुछ एक देख लो। एग्जांपल्स, तो सबसे पहले जो आपके आईएससी 2009 में आया था, 2614 पे है, पेज नंबर 2614, उसको देख लो जल्दी से। इसके पहले वाला एक स्किप वो हो गया था ना, 2614। देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 7 में। एग्जाम्पल 7 पढ़ना तो। Cost of manufacturing of certain item consists of ₹600 as overheads. क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन आइटम्स इज Consists of ₹600 as overheads. 600 रुपीज ओवरहेड्स। ठीक है, हाँ। ₹30 per item at the cost of the material. ₹30 पर आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये जो दो चीजें बोल रहा है, वो दो चीजें समझ में है क्या क्या है? फर्स्ट वाला फिक्स्ड कॉस्ट है 60, और सेकंड वाला ₹30 जो है आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट। तो यहां पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका ₹600 हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो VC इज इक्वल्स टू वो कितना है? 30x हो जाएगा। यही है ना, 30 इंटू एक्स, 1600 है क्या? ओके, हाँ। And the labor cost is x square by 100 for x item produced. अच्छा, इसमें एक और वेरिएबल कॉस्ट में एक और चीज है, लेबर कॉस्ट। तो प्लस लेबर कॉस्ट कितना बोल रहे हैं? x square by 100. x² by 100। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, How many items must be produced to have a minimum average cost? अच्छा, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? मिनिमम एवरेज कॉस्ट होना चाहिए, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो आपको एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब यहां से डेरिवेटिव का रोल स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है? मैक्सिमा मिनिमा याद है हमने पढ़ा था। तो यहां पर एवरेज कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम चाहिए हमको, ये बोल रहा है। और उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए पहले कॉस्ट फंक्शन बनेगा सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? दोनों के एडिशन से। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 30x प्लस x² अपॉन 100। ये हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन। यहां तक समझ में है? अब एवरेज कॉस्ट फंक्शन AC, AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय x करना पड़ेगा, सी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x। तो वो कितना आ जाएगा? 1600 अपॉन x प्लस ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 100। ये आ जाएगा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। क्या यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए आप इसका क्या लोगे? डेरिवेटिव लोगे। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ AC, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस वाले पार्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? ध्यान से बताना। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव, एक्स की पावर ऊपर गया, एक्स की पावर 1 ऊपर गया, क्या होगा? एक्स की पावर -1, -1 एक्स की पावर -2, यही होगा उसका डेरिवेटिव। भूल गया क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो होता है n एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स है, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या है? -1 है। समझ में? तो -1 बाहर आएगा, और एक्स की पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे -1600 अपॉन x²। समझ गए ये चीज? ये -2 को नीचे भेज दिया, x² बन गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, कांस्टेंट है क्योंकि। इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
1/100। समझ में आई ये चीज? ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब मैक्सिमा मिनिमा अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं क्या करते थे। हमको जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता था उस फंक्शन को हम क्या करते थे, इक्वल, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते थे, इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा -1600 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो 1/100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1600 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 16 और फिर उसके 4 जीरोस आएंगे। क्लियर ये चीज? जिससे आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 400। क्लियर हुआ यहां तक सबको? एक्स की वैल्यू जो 400 आई है, इट इज एक्चुअली अ क्रिटिकल पॉइंट। बैठे वहां पर बच्चे, उसलिए आवाज आ रही है, मत कर, मेरे को देख रहे ना। वो एक आध दो बदमाश बच्चे ना, वो ऐसे करते रहते हैं। और उनकी 5 बजे की टाइमिंग रखा हूं, देखो जल्दी आ जाते हैं आधे घंटे पहले। ठीक है, याद है? क्लियर? हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू 400 आ गया। क्लियर ये चीज? अब इस पॉइंट में मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, वो सेकंड डेरिवेटिव से डिसाइड होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाय डी स्क्वायर ए सी बाय डी एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, नहीं, प्लस हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये हो जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। समझ में आया? और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इंटू इंटू -2 किया हूं भाई, ठीक है? अच्छा, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो हमने निकाली 400 यहां पर पुट करेंगे। अब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट ये है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव आता है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए सी बाय डी एक्स स्क्वायर ये अगर लेस देन 0 आता है मतलब नेगेटिव आता है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो अभी आपके केस में क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। कब मिलेगा मिनिमा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 400। दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। समझ गए? बताओ उसका कंसेप्ट। हम्म, बताया हूं, लेकिन बहुत खोजना पड़ेगा तेरे को। मैक्सिमा मिनिमा जिस समय पढ़ाया ना उस समय बताया था। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है ना तो उसका हमेशा कोई ना कोई ग्राफ बनता है, समझ रहे हैं? तो ग्राफ बनता है वो इस तरह से, जैसे ग्राफ होता है। अब क्या होता है, हर एक पॉइंट, कितने पॉइंट है इसमें, बहुत सारे पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। जैसे ये एक टेंजेंट, यहाँ पर एक और टेंजेंट, यहाँ पर एक और टेंजेंट, समझ रहे हैं? यहाँ पर एक और टेंजेंट, समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे टेंजेंट है। अब टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो निकलता है डी वाई बाई डी एक्स से। समझ रहे हैं ये चीज? डी वाई बाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप निकलता है। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन क्या है, राइजिंग। इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, ऐसा करते हुए यहां तक, इस पॉइंट तक जितनी भी इस पॉइंट तक जितने भी पॉइंट इस कर्व में आ रहे हैं, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइजिंग है। लेकिन इस पॉइंट के बाद उनके स्लोप क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि अब टेंजेंट क्या हो गया, फॉलिंग हो गया। समझ में आया? तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो ट्रांजिशन होता है ना, उस बीच में एक पॉइंट आता है जिसपे उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। तो वो जो पॉइंट होता है ना उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया ये चीज? तो उस पॉइंट को 0 से इक्वेट करते ताकि हमको पता चले कि वो पॉइंट कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट। उस पे या तो मैक्सिमा मिलता है या तो मिनिमा मिलता है, या फिर मिनिमम। हो सकता है ग्राफ ऐसा बन रहा हो, पहले नेगेटिव आ रहा हो बाद में पॉजिटिव आ रहा हो, तो उस समय क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। समझ में है ये चीज? तो वो वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, वो या तो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए हमने हमेशा क्या करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं। मतलब हम एक्चुअल में स्लोप को 0 करते हैं, और स्लोप जहां पर 0 होगा वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, या मिनिमा वाला होगा या मैक्सिमा वाला होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो और बताओ कौन सा क्वेश्चन है, हो गया? एक्सरसाइज में से देख लो कोई सा क्वेश्चन अगर बताना है तो। एक्सरसाइज 26B।
एग्जाम्पल 14 3 बार आया, चलो ठीक है 14 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 14 एक बार देख लो जल्दी से। हाँ तन मैं क्वेश्चन पढ़, एग्जाम्पल पढ़। AC is equals to what? X plus 36 upon X. Okay. Total cost C and marginal cost MC. AC increases. X for which AC increases. Clear? यहाँ तक क्लियर सबको? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर C ऑफ X फाइंड आउट करने बोल रहा है, करेक्ट? सो C और AC क्या रिलेशन होता है? AC इज इक्वल्स टू व्हाट? C ऑफ X बाय X, ठीक है? X इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो C ऑफ X इज इक्वल्स टू X इनटू AC। समझ में आई ये चीज? तो C ऑफ X क्या हो जाएगा बता तन्मय? हाँ अच्छा ठीक उस स्पीच थेरेपी वगैरह की जरूरत ओके यहाँ तक क्लियर? ओके अब इसके बाद क्या निकालना है आपको? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट MC कैसे निकलता है? D बाय dx ऑफ C ऑफ X। क्लियर? तो C ऑफ X का डेरिवेटिव ले लो, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x प्लस 5। दैट्स इट, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर? ओके क्या बोलना चाह रहा है? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब क्या बोल रहा है आगे बताओ? AC इंक्रीज होने के लिए आपको X की वैल्यू पूछ रहा है, तो AC इंक्रीजिंग होने के लिए X की वैल्यू क्या होनी चाहिए पूछ रहा है ना। तो AC कब इंक्रीजिंग होगा? जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये चीज जब उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये बोल सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं D बाय dx ऑफ AC और उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 क्या आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज? फिर उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो 1 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 36 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया जिसके पहले या बाद में वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग हो, जो भी होगा, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना भी एक ऑप्शन, एक मेथड है। दूसरा ये है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को फैक्टराइज करके भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। हाँ इसको फैक्टराइज अगर करते तो इसको अगर फैक्टराइज करते तो देखो क्या हो जाएगा, ये D बाय dx ऑफ AC, ये जो फंक्शन है आपका, ये 1 माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 6 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, 1 माइनस 6 अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा D बाय dx ऑफ AC। क्लियर ये चीज? ओके इसके बाद ध्यान देना, आकाश क्या कर रहा है? इसके बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया आपका, वो क्या आया था? 6 आया था। ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 6, ठीक है? तो ये पूरे जो नंबर लाइन है उसको 0 टू इंफिनिटी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 0 टू इंफिनिटी। अब सबसे पहले लेस देन 6 वाली वैल्यू लेंगे, फिर ग्रेटर देन 6 वाली वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। वो स्लोप वाला कंसेप्ट बताया था ना, किसमें स्लोप पॉजिटिव किसमें नेगेटिव? हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला अटेंड किया था क्या? हाँ तो 0 से 6 के बीच का कोई एक नंबर ले लो, सपोज 1 ले लो। 1 लोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1 लोगे तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये स्लोप क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। समझ में आई ये चीज?
फिर उसके बाद 6 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 6 से बड़ा नंबर लेना है, सपोज 100 ले लो, ठीक है। 100 लोगे तो फिर ये वाला नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये 6/100 मतलब ये आ जाएगा 0.06, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 6 के बाद जो है AC, एवरेज कॉस्ट फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। क्लियर ये चीज, ठीक है। सो यस, ठीक है। मतलब 6 पे क्या होगा, एक्चुअल में वो 0 होगा और मोर देन 6 पे वो पॉजिटिव होगा। क्लियर, ब्रेक इवन आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एंड करते हैं फिर आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर।